नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव के बारे में। दरअसल ये भूली बिसरी यादों की तरह हो गया है, क्योंकि 2019 में चुनाव होने थे, लेकिन 5-6 ऐसी वजह से जिसके कारण चुनाव टल गए और अब लगता है कि ये चुनाव अगले वर्ष विधानसभा चुनाव के बाद ही शायद हो पाएंगे। ऐसे संकेत भाजपा संगठन, सरकार और अदालत में इस मुद्दे के लंबित होने से भी मिल रहे हैं। आपको बता दें कि सत्ताधारी दल जब कांग्रेस सरकार में थी, नवंबर-दिसंबर 2019 की बात है, परिसीमन को लेकर मामला उलझ गया और सरकार उसके बाद गिर गई। इसके चलते पंचायत चुनाव टल गए। इसके बाद मार्च-अप्रैल 2020 की बात है, कोरोना की पहली लहर, 24 मार्च से 31 मई तक लॉकडाउन रहा और चुनाव की संभावनाएं टल गई। इसके बाद नवंबर-दिसंबर 2020 की बात, कोरोना के ज़्यादा केस आए। 20 फरवरी 2021 तक पंचायत के चुनाव टाल दिए गए और फिर फरवरी और मार्च 2021 की बात, कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई, लॉकडाउन चलता रहा और चुनाव की संभावनाएं खत्म हो गई। अगस्त-दिसंबर 21 एक्सपर्ट ने कहा कि तीसरी लहर भी आएगी, इसके चलते चुनाव टल गए और आखिरी बार 2022 अक्टूबर-नवंबर पंचायत चुनाव का ऐलान तो किया, लेकिन ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में जाने से मामला फिर स्थगित हो गया। तो कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें चुनाव के टलने के संकेत दे रही हैं। एक और चीज़ चर्चा की शुरुआत के पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की बैठक, कैबिनेट बैठक पचमढ़ी में हुई थी, उसमें भी पंचायत और नगरीय निकाय के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये तमाम चीज़ें जो बताती हैं कि आरक्षण, परिसीमन और कह सकते हैं कि जो सारे विवाद हैं उसके चलते चुनाव टलने के संकेत है। विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश और टेलीफोन लाइन पर हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह और कांग्रेस के किसान नेता स्काइप पर रहेंगे केदार जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। केदार जी, आप कांग्रेस के भी हैं और किसान भी हैं और देहात से भी आपका वास्ता है, तो मैं ये समझता हूं पहले से ही कि आपका जब किसान की बात होती है, गांव की बात होती है, तो उसमें पार्टियां अलग हो जाती हैं। आप किसान और गांव के लोग बन के बात करते हैं। तो केदार जी, चुनाव का मामला है, रिजर्वेशन, रोटेशन और परिसीमन, इसके चलते अब चुनाव टल गए। कुछ गलती कांग्रेस की रही, कुछ कोरोना का मामला रहा और अब लगता है कि अगले साल दिसंबर के बाद चुनाव होंगे जब नई सरकार आएगी। आपकी राय कि ये माजरा क्या है? देखिए साहब, आपने गांव और किसान की बात कही है, तो सबसे पहले मैं जय देहात और जय किसान की हम लोगों के लिए गर्व की बात की जय देहात के ना और जय किसान जी। हम लोगों का मूल उद्देश्य है जो राजनीति करने का, कि राजनीति एक ऐसा रास्ता है, समाज है जो गांव गरीब है उसके विकास के रास्ते खोजता है। लोकतांत्रिक देश में विकास का अगर कोई रास्ता जाता है तो वो सदन से जाता है और उस सदन तक जाने का एक जो रास्ता है वो राजनीतिक पार्टियों से तय होता है। इसलिए हर व्यक्ति एक राजनीतिक दल। मसला ये जो आपने आज डिबेट किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय को लेकर मध्य प्रदेश का जो पूरा गांव है, 50,000 से गांव है, वो पूरे चिंतित है। 23,000 पंचायत चिंतित है और जो गांव का विकास और विकास की शुरुआत से वास्ता रखने वाले जो लोग हैं वो भी चिंतित है। गलतियां क्या रही, कैसे रही, तो ये बहुत बड़ा विषय हो सकता है। सवाल ये होता है कि लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया संवैधानिक दायरे में होना बहुत जरूरी है। इससे उस क्षेत्र को, वर्ग को, जो पिछड़ा है, गांव है, गरीब है, उसको अपने नेतृत्व की क्षमता देता है, उसके नेतृत्व को अवसर देने का काम है। आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए मेरे को कोई एक बीमारी के प्रति रोग प्रतिरोधक का इंजेक्शन लगना 1 साल में, अगर मैं उसको 2 साल में लगाऊंगा तो वो मेरे नहीं रहे। इसी तरीके से लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए, संवैधानिक शक्तियों को ताकतवर बनाए रखने केदार जी, आपका थोड़ा सा ऑडियो गड़बड़ कर रहा है। आपके जो तार हैं कॉर्ड, उसको देखिए हिलाकर, कुछ ठीक हो जाए। जी, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब ठीक आ रही है। हाँ, तो जिस तरीके से शरीर के लिए इंजेक्शन का जरूरत, जो एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए जो दवाओं की जरूरत होती है सीमित पीरियड में, उसी तरीके से लोकतंत्र और संविधान को मजबूत बनाए रखने के लिए हमारे निकाय और जो पंचायती चुनाव है इनका होना बेहद जरूरी है।
आज आप देख लीजिए, शायद बेस थोड़ा सा ऊपर हो रहा है आपके, हम लोगों के गांव के विकास के लिए पंचायती राज का सिस्टम है कि जिसमें ताकत गांव को दी गई है, छोटी छोटी इकाइयों को दी गई है, ये समय चुनाव होना उस क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव नहीं, जहां पर ग्रामीण लीडरशिप बाहर आती है, जिला जनपद के मैं चुनाव लौटता नहीं हूँ केदार जी, कुछ इस प्रॉब्लम है इसको समझ लेते हैं। हाँ, दिक्कत आ रही है, मैं लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ योगीराज योगेश और टेलीफोन लाइन पर रमेश सिंह जी भी है। योगीराज जी, बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारी वजह है इसमें। बीजेपी कांग्रेस को दोनों को बराबर का जिम्मेदार मान भी सकते हैं और रियायत बरते तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अब मसला कोर्ट में चला गया है। अदालतों में क्या कार्रवाई होगी, कब फैसला आएगा, क्योंकि रोटेशन का मामला, रिजर्वेशन का मामला है और ओबीसी के आरक्षण का मामला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम ओबीसी के आरक्षण के बगैर पंचायत और नगरीय चुनाव में नहीं जाने वाले। इसका मतलब कि अब मामला थोड़ा सा लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है, इसमें सियासत है, कोई मजबूरी है, या फिर लोग नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बिना भी बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? क्या आपकी राय? नहीं, लोग तो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, लेकिन एक बात जरूरी है, पूरा का पूरा मसला जो है सियासत जी हो रही है इस पूरे के पूरे मसले में। और कोर्ट में तो मसला बाद में गया। असल में क्या है कि ये सारा मसला अटका क्यों? दोनों दल, दोनों पार्टियां चुनाव के बाद से पूरी इस कवायद में लग गए कि कैसे अपनी नगरीय निकायों में अपनी सरकार कैसे बने, अपने ज़्यादा लोग जीत के कैसे आए। और ज़्यादा लोगों को जिताने के चक्कर में फिर तरह तरह की जुगत बढ़ाई गई। जब 2018 में चुनाव हुए और कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने अपने हिसाब से परिसीमन कराया, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के चक्कर में उलझ गए। फिर कोरोना आ गया और फिर सरकार कोर्ट में चली गई। लेकिन इसमें एक चीज़ तो स्पष्ट है, दोनों दलों की मंशा ये थी कि कैसे ना कैसे करके निकाय चुनाव में हमारा कब्जा हो, और हमारा कब्जा कैसे हो इसके लिए जो जुगत बिठाई जा रही है उसकी वजह से चुनाव टले हैं, और इसकी पूरा के वजह से पूरा मामला जो कोर्ट में गया है। बिल्कुल, मैं इसी में एक चीज़ जोड़ रहा हूँ कि असल में ये तय नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस ने कहा था कि हम महापौर का चुनाव इनडायरेक्ट करेंगे, यानी पार्षद चुनेंगे। बीजेपी ने कहा कि हम उसको सीधे जनता से चुनवाएंगे, जैसा पहला सिस्टम था। फिर बीजेपी ने कहा कि नहीं, पार्षद ही चुनेंगे, इनडायरेक्ट चुनाव होगा, जो कमलनाथ की सरकार ने फैसला किया था। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी दुविधा, भ्रम, ये भी स्थितियां रही है जो चुनाव को टालने के लिए आगे ले जाती हुई दिखती है। जी योगीराज जी, ये बात तो सही है, ये तो, लेकिन ये बात तो ठीक है कि ये जो टेक्निकल फाल्ट जो आ रही हैं, लेकिन मूल में कहीं ना कहीं यही है कि सरकार चाहती थी कि हम अपने हिसाब से चुनाव कराएं। जैसे 2018 के बाद सरकार को 1.5 साल का समय मिला, लेकिन वो इस चीज में उलझ गई कि हम डायरेक्ट प्रणाली लेके आएंगे, हम महापौर सीधे चुनेंगे, हम महापौर अप्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे, और उन्होंने अपने हिसाब से परिसीमन में लग गया, तो उसमें टाइम लग गया। क्योंकि अप्रत्यक्ष में फायदा है। कई बार क्या होता है कि सीधा महापौर एक पार्टी का जीतता है और पार्षद में बहुमत दूसरी पार्टी का होता है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपकी मंशा ये थी कि हमारी सरकार बने। बिल्कुल बिल्कुल, और ये दोनों दल ये चाहते थे, तो इसलिए अपने अपने गोटियां बिठाने के चक्कर में ये चुनाव कोर्ट में गए, क्योंकि सरकार दोनों चाहती थी कि कैसे ना कैसे नगरीय निकाय चुनाव पर हमारा कब्जा बरकरार रहे। बिल्कुल। और फिर परिसीमन आ गया, और फिर कोर्ट आ गया, और फिर रोटेशन, और ये सारी चीजें, तो ये बात की बात है। संविधान का 74वां संशोधन भी आ गया इसमें, और इसके बाद ये भी हुआ कि 1992 में जो चीजें तय की गई थी स्थानीय निकाय में, अब वो चीजें स्पष्ट नहीं है। तो बहुत सारी बातें जो कहीं ना कहीं इसमें दुविधा पैदा करती है। हमारे साथ रमेश सिंह जी भी हैं जो गांव देहात से आते हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। ग्राम पंचायत में तो पंचायतों के चुनाव, सरपंच के चुनाव ऐसे होते हैं कि लट चल जाएं, गोलियां चल जाएं। एक खबर ये भी आई थी कि किसी सरपंच ने तो वो पद ही पैसे दे के ले लिया था कि 50 लाख रुपए देता हूं और मैं जब चुनाव होंगे तो निर्विरोध सरपंच बनूंगा। लेकिन चुनाव टल गए, पैसे उनके वापस मिले कि नहीं मिले पता नहीं है। लेकिन गांव में बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव होता है पंचायत का। रमेश जी, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं पंचायतों के चुनाव में, मेरे ख्याल से, हालांकि विषय से अलग हट के बात कर रहे हैं, कुछ भी कोई डिग्री तो होनी चाहिए कि 5वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो गांव का सरपंच, ये चीजें भी कम से कम जुड़नी चाहिए। इस तरह की डिमांड कोई नहीं कर रहा है। बात हो रही है रोटेशन की, रिजर्वेशन की, लेकिन उनका प्रतिनिधि पढ़ा लिखा हो गांव देहात का, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अगर आप चाहें तो इस पर भी कुछ बोल सकते हैं। राघवेंद्र जी, इस पर शिक्षा का अगर कोई
क्राइटेरिया फिक्स करती है सरकार, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे चुनाव होते हैं और सरकार ग्राउंड लेवल पे उसके जो कार्यकर्ता होते हैं वो जरूरी नहीं कि शिक्षित हो, तो सरकार को ये डर लगता है कि अगर ग्राउंड लेवल पे हमने ये क्राइटेरिया फिक्स कर दिया तो इसका नुकसान हमें ग्राउंड लेवल पे जो होगा उसकी भरपाई नहीं कर सकते। तो ये होना तो ये चाहिए कि कम से कम एक मिनिमम एजुकेशन हो, जिससे कि वो जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसका एक विजन होता है, कंसेप्ट होता है विकास का, और लोगों के प्रति उसकी जो पढ़े लिखे होने की वजह से उसकी वो जो आम आदमी है उसके प्रति जिम्मेदारी महसूस करता है। लेकिन जो कम पढ़े लिखे होते या बिना पढ़े लिखे होते उनमें इन चीजों का अभाव होता है। लेकिन इसमें राजनीतिक पॉइंट फंस जाता है कि सरकार को ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता वो असल में इन चुनावों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को फिट करते हैं, और जो निचले स्तर की जो पंचायतें, चलिए ये विषय तो सरकारों के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन रमेश जी, अब सरकारें या पार्टियां डरती नहीं इस बात से, उन्होंने तय कर दिया कि 60-70 साल वालों को टिकट नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी पंचायतों के चुनाव तो उस पर नहीं होते, चिन्ह पर नहीं होते हैं, पार्टी का उसमें उनको चिन्ह नहीं मिलता है। ये बिना चिन्ह के होते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप तय कर दें कि जो सरपंच है उसको ग्रेजुएट होगा या 12वीं पास होगा, पंच 8वीं पास होगा, कम से कम कुछ तो हो। मैं बताऊं आपको, 70 साल वाला जो वो क्राइटेरिया है उसमें उस एक विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे लोग उनको मिल जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो अपने कार्यकर्ताओं को फिट करते हैं। और कार्यकर्ता जो आमतौर पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो जरूरी नहीं कितने पढ़े लिखे हों, तो उनको वो डर रहता है कि अगर हमारे कार्यकर्ता फिट नहीं हुए तो हमें ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले नहीं मिलेंगे। बिल्कुल रमेश जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षा का, लेकिन इससे पूरी चर्चा की दिशा बदल जाएगी, हम इस पर भी लौटेंगे। लेकिन अभी जो चुनाव टल रहे हैं, हालांकि मैंने ये विषय छेड़ा था माफी के साथ, क्योंकि शिक्षा जरूरी है राजनीति में, लेकिन अभी जो चुनाव की स्थितियां बन रही हैं पंचायत चुनाव की, रमेश जी, वो लगता है अब अगले साल दिसंबर तक जाएंगी। अगले साल दिसंबर में जब विधानसभा चुनाव हो जाएंगे उस तब हो सकता है कि उसके बाद जो नई सरकार बने वो चुनाव करा, तो ये पूरा 5 साल पंचायत और नगरीय चुनाव में बिना इलेक्शन के जा रहा है। मैं बताऊं आपको, आपने इस एक कार्यक्रम और किया था पंचायत चुनाव पर जिसमें मुझे जोड़ा था, तब मैंने डंके की चोट ये कहा था कि ये सरकार जानबूझ के इस मामले को कानूनी दांव पेच में फंसा रही है। मैं आपको बताऊं, ये जो चुनाव चल रहे हैं इसमें शुद्ध रूप से सरकार की राजनीतिक रणनीति है। हो क्या रहा है इस समय, हालात ये है, आमतौर पर होता है कि जो नगरीय निकाय के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, अगर इसमें भारी संख्या में सरकार को हार का सामना करना पड़ा और उसके निकट जल्दी ही विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं तो उसका प्रभाव उस पर एक मनोवैज्ञानिक एक हवा बन जाती प्रदेश में कि ये सरकार के विरोध में जनता है। तो अच्छा, इसके अगर ये विधानसभा के चुनाव ज्यादा नजदीक नहीं होते तो एक तो वो याददाश्त से हट जाती है आम आदमी के वो हवा, दूसरी सरकार भी डैमेज कंट्रोल कर लेती। तो इसमें सरकार की पूरी रणनीति है कि वो जानबूझ के इन चुनावों को, मैं आपको बताऊं इसमें जो पॉइंट्स है कि ओबीसी के का जो जनसंख्या आंकड़े है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी थी, सरकार एन के एन प्रकार है ये आंकड़े जुटा के ये काम सुप्रीम कोर्ट में कर सकती थी, स्टे हटवा सकती थी, बहुत सारे बड़ी तेजी से न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा के सरकार इसको चुनाव को कर लेती। लेकिन सरकार को करना ही नहीं है, वो सरकार का उनका सीधा उद्देश्य है हमें चुनाव नहीं करना, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जनता की जवाबदेही से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के स्टे का वो पेच फंसा दिया कि हम मजबूर है यहाँ। बिल्कुल, चलिए आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं केदार सिरोही जी। केदार जी, मामला रमेश जी बता रहे हैं कि सरकार की दिलचस्पी नहीं, क्योंकि वो चाहती है कि अगर इसमें कुछ दाएं बाएं चुनाव नतीजे आए तो फिर विधानसभा के चुनाव में उसका असर पड़ सकता है। ये तो एक राजनीतिक गणित हो गया, लेकिन इतना लंबा समय 2019 से 2023-18 के बाद से चुनाव अपेक्षित थे, तो कहीं ना कहीं ये जो चुनावी दांवपेच हैं, चाहे वो रिजर्वेशन का हो, 27% ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है और रोटेशन की बात हो रही है, जो सिस्टम चल रहा था उसको ब्रेक करके, तो इसमें क्या लगता है कि क्या गांव के लोग अभी शांति से होंगे? क्योंकि चुनाव में एक तरह से बड़ी तनाव की स्थिति होती है गांव में, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं होगा। पंच के चुनाव में भी संबंध खराब होते हैं और पूरे 5 साल चलते हैं वो संबंध खराब। सरपंच का चुनाव तो और भी महत्वपूर्ण होता है, उसमें तो गोलियां तक चल जाती है। अभी गुना के आसपास की घटना थी कि 50 लाख रुपए देकर किसी उम्मीदवार ने कहा कि मैं सरपंच बनूंगा। तो गांव के परिवेश में चुनाव का टलना लोकतंत्र के लिए तो गड़बड़ है, लेकिन क्या इससे शांति भी बनी हुई है? दूसरा पक्ष ये भी है, आपकी राय? जी, पहले तो मैं रमेश साहब के
साथ मैं सहमति देता हूँ, क्योंकि मैं उनको बड़े करीब से जानता हूँ। उनका जितना इंटरनेशनल लेवल पर समझ है हम लोग के बीच में, और उतना ही मजबूत उनका ग्रामीण क्षेत्र को जो पूर्णतः उनसे सहमत हूँ। जी दूसरी बात, लोग हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी हमने लोकतंत्र में जो मजबूती देने वाला, गांव को अधिकार देने वाला जो सरपंच का चुनाव है, उसमें एक नया तरीके का जो रूप अभी किया है, वो राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए किया। जिस तरीके से विधायक खरीदे जाते हैं, वही परंपरा नीचे आ रही है कि सरपंच खरीदे जा रहे हैं। सरपंच जब बोली लगाकर उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, ये तरीके से गलत है। उसका अगर हम बड़े स्तर पर देखते हैं, शायद रमेश साहब सहमत है कि हमने गांव को उसकी ताकत दी, उसके अपने अधिकार दिए हैं। चुनाव होने का मतलब उसके गांव के विकास का रोड मैप बनाने का अधिकार दिया है। उन गांव के लोगों के अनुसार उस गांव में विकास की बुनियादी व्यवस्था करने का अधिकार दिया है। अब आज की तारीख में क्या, आप देखिए, राजनीतिक सिद्धांत बचा नहीं, मैं आपको खुलकर कह रहा हूं। आज चुनाव में नेतृत्व की बात नहीं होती है, एजेंट की बात नहीं हो रही है, कोई विकास रोड मैप की बात नहीं हो रही है। चुनाव में बात ये होती है कि कितने करोड़ कौन खर्च करेगा। मतलब व्यवसाय की तरफ जो राजनीति जा रही है, उसका दुष्परिणाम नेशनल लेवल पर। केदार जी, असल में एक सांसद ने तो ये भी कहा था कि अगर कोई सरपंच 15 लाख का करप्शन करता है तो कोई गलत नहीं करता है, क्योंकि वो 7-8 लाख रुपए चुनाव में खर्च करके सरपंच बनता है और वो फिर 7-8 लाख रुपए रिकवर करता है और बाकी 7 लाख रुपए कमाता है अगले चुनाव के लिए। इसलिए 15 लाख तक का करप्शन करे तो कोई खास बात नहीं है। भले ही उन्होंने हंसी मजाक में कहा हो, लेकिन एक सांसद स्तर का आदमी इस तरह की बात करता है, तो जो आप बात कर रहे हैं कि अब वो चीजें नहीं बची है कि सरपंच अगर चुनाव जीत रहा है तो वो गांव का विकास करेगा। लेकिन एक बात है केदार जी, सरकार पैसा बहुत देती पंचायत को। अगर कोई सरपंच ईमानदारी से गांव के विकास की बात करे तो 5 साल में वो गांव का नक्शा बदल सकता है, इसमें कोई शक नहीं, बशर्ते कि वो करप्शन के जरिए सरपंच ना बना हो और करप्शन करना उसका उद्देश्य ना हो। जी, बात पूरी करें। मेरा यही कहना है कि उस चीज से हम भटक गए जो मूल उद्देश्य था। जी, अभी मूल उद्देश्य की जगह हम लोग जो विकास करना था, वहां पे 15 लाख किस तरीके से कमा जाए, किस तरीके से गांव में वोट को खरीदा जाए, उसकी तरफ चला गया। अभी हम लोगों का दायित्व बनता है, नैतिकता बनती है, और 70 साल मैच्योर तंत्र हमारे यहाँ का है, प्रवृत्ति बनती है कि हम गांव में इस सिस्टम, देखिए आज एजुकेशन बड़ा है, के साथ करप्शन भी बढ़ा है, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आज की तारीख में हम लोग को बात करनी चाहिए, ये एक बड़ा चर्चा का विषय है कि हमें अपने का जो डिसेंट्रलाइज करने का हुआ है, जिससे लोगों को, आम जन को उस समस्या से निजात पाने के लिए जो रास्ता दिया है लोकतंत्र के माध्यम से, इसको मजबूत करना चाहिए। गांव का आदमी, गरीब आदमी उठकर सुबह सरपंच के पास जा सकता है, राशन कार्ड की समस्या है तो वो जा सकता है, बिजली की समस्या है तो जा सकता है, पानी की समस्या है तो जा सकता है, सफाई की समस्या है तो जा सकता है, रोजगार नहीं है तो उसकी बात को लेकर जा सकता है, उसी के लिए वो दिल्ली नहीं जा सकता। बिल्कुल, ये जो चीजें हमारी व्यवस्था दी गई है, व्यवस्था को हम, इसी बीच में आपको बता दूं कि जो पंचायतों में ओबीसी के आरक्षण की जो बात हो रही थी, उसमें 27% आरक्षण की बात तो संकल्प पारित कर चुकी थी विधानसभा में सरकार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में 3 शर्तें पूरी करके आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, और ये शर्तें पूरी करने में कम से कम 6 महीने का वक्त लग सकता है। तो बहुत सारी पेचीदगियां हैं, अगर सरकार करना भी चाहेगी तो मुझे लगता है कि इसमें देरी होगी। और मैंने जो चर्चा की शुरुआत में कहा था कि शिवराज सिंह सरकार की जो कैबिनेट की बैठक पिछले दिनों पचमढ़ी में हुई थी, वहां भी गोविंद राजपूत ने इस मुद्दे को उठाया था, तब बाकी जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उन्होंने इस पर बहुत रुचि नहीं दिखाई थी। तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि इस पर हम अलग से बैठक करेंगे। इसका मतलब कि अभी सरकार और संगठन के एजेंडे में ना तो नगरीय निकाय चुनाव है, ना पंचायतों के चुनाव, क्योंकि वजह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, आरक्षण को लेकर, रोटेशन को लेकर और बहुत सारी चीजें जो पेचीदगियां उसको लेकर। ये कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि देरी की वजह बन रही है। केदार जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं, ये हमारे साथ देर भी हो रही है और अंधेर भी हो रही है।
गांव के लोगों को चुनाव की जरूरत थी और ये होना चाहिए। और एक चुनाव नहीं है, जिला जनपद पंचायत का नहीं, कई मंडी का चुनाव जो हमारा है, मंडी की व्यवस्था है, आप देख लीजिए लंबे समय से ही अटके पड़े हैं, जिसके कारण विकास की गति रुकी हुई है। दूसरी बात, जो परिसीमन का बात आया था, देखिए परिसीमन बहुत जरूरी था, उसको मैंने बहुत राजनीतिक दल की विचारधारा से ऊपर उठकर पढ़ा था। परिसीमन इसलिए जरूरी था कि बहुत सी जनपद जो है वो 2-2 ब्लॉक में आ रही थी, तो उनके डेवलपमेंट के कार्य जो है वो बड़े प्रभावित हो रहे थे। परिसीमन अब जो करना है वो हमें और मैच्योर तरीके से करना होगा। एक ही ब्लॉक में आए, अगर पंचायत के गांव है वो 2 ब्लॉक में आ रहे हैं, इनको एक ही ब्लॉक में लाया जाए। जिला जनपद का भी मामला ब्लॉक के अनुसार हो, पूरी तरीके से उसको सिस्टमेटिक दायरे में लाने के लिए परिसीमन का जरूरत था। जनसंख्या बढ़ चुकी है, क्षेत्र का विस्तार हो चुका है, वो करना था। सरकार कर सकती है, सरकार के पास हर चीज का सॉल्यूशन है, इतनी मशीनरी है, इतनी ताकत है कि वो महीने का काम एक दिन में कर सकती है। बस हद है वही जो आप कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं कि अभी सरकार की जो नीयत है वो विकास की जगह चुनावी रणनीति पर है। जिस दिन हम चुनावी रणनीति से हटकर विकास के मुद्दे पे आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पूरी प्रक्रिया पे हम चर्चा करें, योगीराज साहब भी बड़े करीब से रिपोर्टिंग करते रहे और बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि 15 दिन या 20 दिन 25 दिन में हम लोग सारा सिस्टम फिट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से चुनाव करा सकते हैं। बिल्कुल योगीराज जी, दरअसल ये वार्डों के आरक्षण की बात भी है और जैसा कि पॉलिटिकल मामला भी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो ओबीसी के आरक्षण के बगैर चुनाव में नहीं जाना चाहते। इसका मतलब कि ओबीसी पर वो फोकस कर रहे हैं और ओबीसी के साथ साथ बीजेपी आदिवासियों पर भी फोकस कर रही है। तो आदिवासी, ओबीसी और एसटी/एससी यानी समाज का वंचित वर्ग, इन तीनों पर शिवराज सिंह चौहान फोकस कर रहे हैं और इसको बात करते हुए वो विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीजें उनको विधानसभा चुनाव में लाभकारी होंगी और इसी के चलते लगता है कि ये चुनाव टलते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इस पर टिप्पणी? नहीं, देखिए राघवन जी, कोई भी सरकार हो, निकाय चुनाव वो तभी कराती है जब उसको परिस्थितियां अपने अनुकूल लगें जी। और यहाँ दोनों ही मामले में ऐसा हुआ कि जब कांग्रेस आई तो उसको थोड़ा सा समय लगा कि अपन कैसे करके किन चीज़ों से अपन निकाय चुनाव में अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं। फिर भाजपा को भी लगा कि वो कौन से प्रयास किए जाएं और इसी तिकड़मों में ये सारी कवायद हुई और ये मामला कोर्ट में पहुंचा। ये तो एक बात हुई। अब चूंकि ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है, अब इसमें कुछ नहीं होना। अब तो ये आप ठीक कह रहे हैं कि वो 2023 के बाद ही चुनाव होंगे और ये सरकार की प्रायोरिटी में भी नहीं है। सरकार ने पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर कर दिया है, निकाय चुनाव उनकी फोकस से दूर हो गए जी। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि अक्सर यही कहा जाता है कि निकायों में, पंचायतों में बहुत सारे काम और ये सब रुक जाते हैं छोटे छोटे चीज़ों के। एक बड़ा डेवलपमेंट अभी हुआ, जल मिशन के तहत नल कनेक्शन दिए गए जी। और हमने देखा है कि पंचायतों में जब सरपंचों को अधिकार थे तो नल कनेक्शन देने में सरपंचों ने भ्रष्टाचार किया, पैसे लेके लोगों को नल कनेक्शन दिए गए। लेकिन जल मिशन के तहत जब नल कनेक्शन लोगों को दिए गए तो अभी तो कोई सरकार नहीं पंचायतों की, इतना स्मूथली सारा वर्क हुआ और लोगों के घरों में नल कनेक्शन हो गए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि काम बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। काम अपने स्मूथली चल रहे हैं, राजनीति कम हो रही है, गुटबाजी कम हो रही है, ये कह सकते हैं। पसंद नापसंद से काम नहीं हो रहा है क्योंकि अधिकारी काम कर रहे हैं उसमें। ये कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन लंबे समय में दिक्कत आती है। रमेश सिंह जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी कि ये जो पूरा मामला है, मामला अदालत में विचाराधीन है, सरकार की मंशा इस पर थोड़ी सी सेकंड प्रायोरिटी पर जा रही है। महापौर और नगर पालिकाओं के जो पंचायतों के अध्यक्ष पद के आरक्षण होते हैं उस पर भी हाईकोर्ट का स्टे बना हुआ है। मामला अभी 1.25 साल से कोर्ट में लंबित है और अब सरकारें विधानसभा पर फोकस कर रही है। आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी? राघवन जी, सरकार की रणनीति जो मैं समझ रहा हूँ वो पूरी तरह से ये है कि वो अपना पूरे संसाधन और पूरी ताकत विधानसभा चुनाव में लगाना चाहती है और ओबीसी, SC/ST और ये आदिवासी, इनके मुद्दे को वो मतलब इस विधानसभा चुनाव में प्रमुख रूप से बनाना चाहती है और अपना पूरी ताकत उसके लिए रिजर्व कर रही है। वो पंचायत चुनाव और वो उसको ये डर है कि अपनी ताकत लगाने के बावजूद भी स्थानीय चुनाव में अनिश्चितता रहती कि क्या हो जाए, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो सीधा विधानसभा चुनाव में प्रभाव पड़ेगा। एक बार विधानसभा चुनाव जीत लिए जाए और उसकी आंधी में
ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव है ये वहां ले जाएगी सरकार, फिर कुछ भी हो जाए उसमें कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो सरकार की कुल मिलाकर रणनीति है, लेकिन इससे लोकतंत्र, स्थानीय स्तर का लोकतंत्र कमजोर हुआ है। हुआ क्या है, ये जो अभी योगीराज जी ने कहा कि गांव में काम हो रहा है बिल्कुल, और गांव वालों को कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ रहा, कम से कम तसलबाजी नहीं है। लेकिन एक चीज हो गई कि इसमें जो सरपंच वगैरह का जो चुनाव है अगर वो हो जाता तो सरपंच आम आदमी के प्रति एक जिम्मेदारी महसूस कर सकता है। तो इस समय सरपंच एडहॉक पे तो है, लेकिन वो अपने आप को जनता के प्रति कनेक्ट और जिम्मेदार नहीं मान रहा है। लेकिन रमेश जी, जो नए उम्मीदवार हैं वो सक्रिय होकर काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो खुला मैदान है। राघवन जी, क्या होता है, जब अभी जो उम्मीदवार सामने आने की प्रक्रिया होती है वो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद होती है। इसके पहले सब दबे हुए रहते हैं, टटोलते तो रहते हैं लेकिन खुलके नहीं। असल में राजनीति में यही दिक्कत है कि जो बहुत पहले लॉबिंग शुरू कर देते हैं वो लंबी लॉबिंग नहीं कर पाते और मैदान से हट जाते हैं, इसलिए जो अनुभवी लोग हैं वो सामने नहीं आते। एक छोटा सा सवाल सबकी हाँ और ना में पूछूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो ओबीसी, आदिवासी और ST/SC पर बात कर रहे हैं, इसका चुनाव में उनको फायदा मिलेगा? योगीराज जी हाँ या ना? डेफिनेटली मिलेगा। केदार जी, इसका शिवराज जी को फायदा मिलेगा या बीजेपी को विधानसभा चुनाव में, जो ओबीसी की, ST/SC और आदिवासी की बात कर रहे हैं, हाँ या ना? 75% लोगों का प्रतिनिधित्व है तो बिल्कुल हाँ ही। चलिए रमेश जी आपकी क्या टिप्पणी इस पर? लाभ मिलेगा हाँ या ना? 100% हाँ। चलिए, तो बाखबर में सिर्फ आज इतना ही। पंचायत चुनाव टलने वाले हैं और वो दिख रहा है कि शायद अगले साल के अंत में होंगे और संभवतः विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। तो जो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो अभी अपनी रणनीतियों को ठंडे बस्ते में डाल लें। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।